नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। टूटी गाड़ियों से बनाया चलता फिरता रेस्टोरेंट, 5वीं पास। आइसक्रीम वाले का आज बड़ा कारोबार, 50 साल पहले की शुरुआत। कोटा के 12 में मां ने बेटी का गला घोटा, कमरे के बाहर चीखता रहा छोटा भाई। आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों, उसने तोड़ा दरवाजा। मेरठ में फिर सांड की हत्या, खेत में गोली लगा मिला शव, ग्रामीणों ने विरोध में दिया धरना। ग्यारहवीं के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, शादी समारोह में नाचते गाते किया हमला, 9 युवकों ने मिलकर की वारदात। भटकने को मजबूर किसान, किसानों को नहीं मिल रही डीएपी और यूरिया, निकलता जा रहा है बुआई का वक्त। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक चलता फिरता रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन, चाइनीज और इंडियन लजीज डिश का स्वाद मिलता है। चाउमीन, पिज्जा, मसाला डोसा, आइसक्रीम, गर्मा गर्म पराठे, छोले भटूरे के साथ ही अलग अलग वैरायटी का फूड मिलता है। सड़क के कॉर्नर और चौपाटी पर हम इस चलते फिरते रेस्टोरेंट को देख सकते हैं। बाइक, कार, पिकअप गाड़ियां पर चलते इस रेस्टोरेंट के अंदर रसोई, जनरेटर, फ्रिज, चिमनी, सामान रखने के लिए अलमारी भी है। खास बात यह है कि रात को काम पूरा होने के बाद शॉपकीपर इसे घर ले जाता है। रेस्टोरेंट में मिलने वाले जायके की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत पर बात नहीं होती। दरअसल चलते फिरते रेस्टोरेंट का ढांचा बनाने का काम भीलवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर गंगापुर कस्बे में बड़े स्तर पर होता है। गंगापुर में प्रवेश करते ही करीब 3 किलोमीटर लंबी 200 फीट की सड़क है। सड़क पर हजारों की संख्या में ऑटो, पिकअप और छोटे टेम्पो पड़े नजर आएंगे। गंगापुर के व्यापारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मॉडर्न आइसक्रीम पार्लर का चलन 50 साल पहले गंगापुर से शुरू हुआ था। नया खेड़ा गांव के रहने वाले शंकरलाल ने इसकी शुरुआत की थी। व्यापारी प्रकाश पिछोलिया ने बताया कि इस रोजगार से गंगापुर के हजारों लोगों के घरों का चूल्हा चल रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग ने बताया कि शंकरलाल आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। 1971 में वह गुजरात के नडियाद में आइसक्रीम के लिए आइस बॉक्स लेने गए थे। उस समय 2 दिनों तक कारखाने वाले ने इंतजार करवाया था, उसके बाद भी बॉक्स नहीं दिया। वह निराश होकर वापस अपने गांव लौट आए। घर आकर खुद आइस बॉक्स बनाना शुरू किया। सामान जुटाने के बाद लकड़ी के ठेले पर छत बनाकर लोहे से 8-7 सजावट पिलर बनाए, चारों तरफ नाम लिखकर आइसक्रीम बेचना शुरू किया। शंकरलाल को ठेला बनाने के काम का अच्छा मुनाफा और तरक्की नजर आई। इसके बाद अपने छोटे भाई बंसीलाल, सोहनलाल और मदनलाल के साथ मिलकर इस काम को बड़े स्तर पर शुरू किया। धीरे धीरे ठेलों का मॉडर्न रूप दिया गया। शंकरलाल ने अपने भाइयों को पूरा कारोबार सौंपकर खेती में काम आने वाले औजार बनाना भी शुरू किया। अब शंकरलाल के भाई बंसीलाल की मौत हो चुकी है। छोटे भाई सोहनलाल का गंगापुर में कारखाना है, वहीं सबसे छोटे भाई मदनलाल का हैदराबाद में कारखाना है। वर्तमान में शंकरलाल के छोटे भाई सोहनलाल का गंगापुर में मोबाइल बैंड बॉडी बनाने का कारखाना है। उनकी 68 साल उम्र हो चुकी है। सोहनलाल ने बताया कि जब वह 8 साल के थे तब पिता की मौत हो गई थी। बड़े भाई शंकरलाल ने ही पाला पोसा। बड़े भाई ने ही एक गुरु की तरह मॉडर्न ठेला बनाने का पूरा काम सिखाया। गंगापुर में लाहौर परिवार की ओर से ठेला बनाने का काम शुरू होने के बाद व्यापारियों को राज्यों के बाहर से भी ऑर्डर मिलने लगे। 50 सालों में चल रहे इस काम में लोहार के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हो गए हैं। आंकड़े के हिसाब से गंगापुर में 150 कारखानों में इसका काम चल रहा है। गंगापुर में बनने वाले इस मोबाइल पार्लर की बॉडी से हजारों लोगों को रोजगारी मिल रही है। लकड़ी, स्टील, लाइट, सजावट, फाइबर, ऑटोमोबाइल, कलर, साउंड, कपड़े से जुड़े लोगों को इस रोजगार से साल भर
काम दे रखा है। वर्तमान में एक साधारण पार्लर बनाने का खर्च 2.5 लाख रुपया आता है। बारा के अंता कस्बे में एक महिला ने शनिवार सवेरे अपनी 13 साल की बेटी की तौलिए से गला घोटकर हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला का 11 साल का छोटा बेटा मौके पर ही मौजूद था, जिसे उसने कमरे से बाहर निकालकर अंदर से कुंडी लगा दी। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि अंता की शव कॉलोनी निवासी रेखा हाड़ा ने अपनी बेटी संजना, जो कि 13 साल की, घर में तौलिया से गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला के पति शिवराज सिंह हाड़ा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद से महिला की मानसिक स्थिति बेहद खराब थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। हालांकि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। घटना शनिवार सवेरे की है। महिला का पति शिवराज सिंह ऑटो ड्राइवर है। वह सवेरे ऑटो लेकर घर से निकल गया था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा नागेंद्र सिंह, जो कि 16 साल का है और वो स्कूल जा चुका था, जबकि संजना 13 साल की और उसका छोटा भाई सिंघम, जो कि 11 साल का है, वो स्कूल जाने वाले थे। इसी दौरान रेखा ने संजना को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर सिंघम जोर जोर से रोने लगा। रेखा ने सिंघम को कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। इसके बाद उसने तौलिया से संजना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। संजना 5वीं क्लास में पढ़ती थी। कमरे से निकाले जाने के बाद सिंघम जोर जोर से रोने लगा। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर आ गए। उसने उन्हें बताया कि मां बहन को पीट रही है, जिस पर लोगों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाजा अंदर संजना जमीन पर पड़ी थी। लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के पति शिवराज सिंह डाड़ा ने बताया कि पत्नी रेखा हाड़ा लॉकडाउन के बाद से ही मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। कई दिनों से गुमसुम सी रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। इसको लेकर 1-2 दिन बाद रेखा डॉक्टर को दिखाने जाने वाले थे। साथ ही शिवराज ने कहा कि आरोपी रेखा अपने बच्चों से काफी प्यार करती थी, कभी कभी उनको मारती पीटती भी नहीं थी। लेकिन इस दिन पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। भरतपुर के मेवात इलाके में गौवंश की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गौ तस्कर लगातार गौ तस्कर को अपना शिकार बना रहे हैं। आज फिर से कामा थाना इलाके में एक सांड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन कामा थाना अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि सांड को गोली लगी है या नहीं। हालांकि सांड के मुंह से खून आ रहा था। घटना कामा थाना इलाके के लालपुर गांव की है। आज सुबह जब ग्रामीण खेतों में काम करने के लिए गए तो उन्हें खेतों में सांड का शव पड़ा मिला। सांड के मुंह से खून आ रहा था और उसके शरीर पर गोली लगने की तरह गड्ढा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कामा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची कामा थाना पुलिस सांड के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर पहुंचा रही है। वहीं कामा थाना अधिकारी का कहना है कि सांड के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद साफ हो पाएगा कि सांड के गोली लगी है या नहीं, या सांड के किसी और वजह से मौत हुई है। हालांकि सांड के मुंह से खून आ रहा है। मेवात इलाके में गौ तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लाख कोशिश कर रही है, लेकिन गौ तस्कर पैसा कमाने के लिए गौवंश को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। आए दिन मेवात इलाके में गौवंश शवों के पार्ट मिलते रहते हैं। मेवात इलाके में गौ तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लाख कोशिश कर रही है, लेकिन गौ तस्कर पैसा कमाने के लिए गौवंश को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। आए दिन मेवात इलाके में गौवंश के शवों के पार्ट मिलते रहते हैं। आज सांड का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर धरना देना शुरू कर दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुशलगढ़ के डुंगरीपाड़ा में 11वीं के स्टूडेंट की चाकू से हत्या का मामला सामने आया है। शादी समारोह में नाचते हुए किसी विवाद को लेकर करीब 9 लोगों ने 11वीं के स्टूडेंट को घेर कर पीटा, बाद में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल विवाद के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटना बीती रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। शादी समारोह में म्यूजिक मस्ती के बीच लोगों को एकदम से हुए विवाद का पता ही नहीं चला। सूचना पर पूरी रात पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए। मामला कुशलगढ़ थाने का है। थानाधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि डुंगरीपाड़ा गांव में कमलेश मशार के परिवार में शादी समारोह था, जहां गांव का ही रहने वाला
सुरेश नाटा मसार भी गया था। वहीं देर रात किसी बात पर सुरेश का वहां मौजूद सोमला तेजिया डामोर, गौतम बिजिया कटरा, सुराम हरदास डामोर, राकेश और कैलाश, शिवराज डामोर, इलेश बिजिया डामोर, सेलस और उसके पुत्र दिनेश डामोर, ईश्वर अमरा कटरा में विवाद हो गया। यहाँ आरोपी ने पहले तो उसे घेर लिया, वहीं किसी एक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अभी चाकू मारने वाले का पता नहीं चला है। पुलिस ने मामले में 5-6 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ चल रही है। वहीं अन्य आरोपी पुलिस से भागते फिर रहे हैं। शव को कुशलगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। कमलेश बशार की ओर से पुलिस को हत्या की रिपोर्ट दी गई है। पुलिस खुद भी हत्या के अलावा पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार हमलावर सभी आरोपी मृतक की उम्र से काफी बड़े हैं। 9 आरोपियों में अधिकांश गुजरात में मजदूरी करते हैं। शादी समारोह की सूचना पर आरोपी वहां से आए थे। आरोप है कि आरोपियों के घर में शराब के 2 अड्डे चलते हैं, वहीं से सभी शराब पीकर समारोह पर पहुंचे थे। 5 बहन भाइयों का परिवार है। मृतक सुरेश उसके परिवार में बड़ा लड़का था। उसके छोटे भाई के अलावा 3 बहनें भी थी। शादी समारोह सुरेश की नजदीकी रिश्तेदारी में हो रहा था। सुरेश के पिता पैसे से किसान है। परिवार में युवा की मौत को लेकर शोक का माहौल है। रबी फसल की बुआई का सीजन चल रहा है। इस वक्त किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी खाद की है, लेकिन किसी भी कई विक्रय सरकारी समिति और ग्राम सेवा सरकारी समितियों के पास एक बैग डीएपी का नहीं है। ऐसे में किसान भटकने को मजबूर है। सरसों, चना, जौ और गेहूं की बुआई के समय डीएपी की जरूरत होती है। डीएपी नहीं होने पर एसएसपी के साथ यूरिया मिलाकर डाली जाती है, लेकिन दोनों ही नहीं होने के चलते किसान समय पर सरसों और गेहूं की बुआई नहीं कर पाए। अब भी उन्हें डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। उधर किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, इधर जिम्मेवार यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि डीएपी और यूरिया की सप्लाई आगे से नहीं आ रही है। जिले में रबी सीजन में 8,000 मैट्रिक टन डीएपी और 25,000 मैट्रिक टन से अधिक यूरिया की जरूरत होती है। क्रय विक्रय सरकारी समिति के महाप्रबंधक धर्मेंद्र लिपस्वाल ने बताया कि फिलहाल समिति के पास यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं है। 26 अक्टूबर को 840 बैग आए थे, मांग कर रखी है। 20 लाख रुपए आरटीजीएस भी करा रखा है। जिले में दिवाली के बाद यूरिया आई थी। अधिकारियों के मुताबिक 450 मैट्रिक टन यूरिया पहुंची थी, लेकिन वह कब की ही उठ चुकी है। इसमें से झुंझुनू क्रय विक्रय सहकारी समिति को 26 अक्टूबर को 840 बैग मिले थे। जिले के कई खेतों में सरसों और चने की बुआई की जा चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में किसानों को सरसों में यूरिया की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जिले में यूरिया की डिमांड बढ़ेगी। वर्तमान में जिले की 1-2 सहकारी समितियों के पास नाम मात्र के बैग को छोड़कर कहीं भी यूरिया नहीं है। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण व्यवस्था का दावा कर रही हो, लेकिन दौसा जिले के शिक्षा व्यवस्था सरकार के दावे की हकीकत बयां कर रही है। यहाँ सरकारी स्कूल में हॉक ईयरली एग्जाम नजदीकी है और शिक्षण व्यवस्था बदहाल है। शिक्षा सत्र शुरू हुए 4 माह बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षण व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकी है। स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने से एक और जहां छात्र छात्राओं के भविष्य पर काले बादल मंडरा है, तो वहीं अभिभावक भी शिक्षण व्यवस्था को लेकर खासे परेशान है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरी दौसा जिले की सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था कब सुधरेगी। दौसा जिले में 413 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित है, जिनमें से 87 स्कूलों को इस शिक्षा सत्र में क्रमोन्नत किया गया है। इसके साथ ही 56 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी संचालित है, जिनमें से 20 स्कूल इसी शिक्षण सत्र में खोली गई है। लेकिन शिक्षण व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। शिक्षा विभाग की माने तो जिले में 4500 शिक्षकों के पद रिक्त है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, जिसके चलते जिले में कई बार स्कूलों में तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन सामने आ चुके हैं। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही
खाली पदों को सरकार भरेगी तो स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की समस्या खत्म हो जाएगी। स्कूलों में टीचर्स की कमी को लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षण सत्र का आधा समय निकल गया है, इसके बावजूद भी पढ़ाई सुचारू नहीं हो सकी है। विषय अध्यापकों की कमी के चलते किताबों की ज्यों की त्यों रखी हुई है और अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक है, लेकिन जब पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षा में क्या लिखेंगे। कई बार विरोध प्रदर्शन करके सिस्टम का इस और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। डीईओ घनश्याम मीणा ने कहा कि फिलहाल सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए फिलहाल शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करके पढ़ाई करवाई जा रही है। सरकार द्वारा स्थायी और संविदा भर्ती भी कराई जा रही है। ऐसे में जल्दी अध्यापकों की कमी पूरी होने से पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। कोटा के प्रेमनगर इलाके में रहने वाले एक युवक की मौत के बाद युवक के घर वाले और पत्नी आमने सामने हो गए। युवक के घर वालों ने पत्नी पर शक जताते हुए आरोप लगाया कि पत्नी ने ही पति को मारा है, तो पत्नी का कहना है कि जमीन विवाद के चलते युवक के घर वाले उस पर आरोप लगा रहे हैं। मामला उद्योगनगर थाना इलाके का है। 33 साल का महेंद्र पत्नी, बेटी और मां के साथ प्रेमनगर में किराए से रहता था। शनिवार शाम को अचानक उसकी मौत हो गई। उस समय उसकी पत्नी कोटड़ी में उनके पुराने मकान पर कुछ सामान लेने गई थी। महेंद्र की माने तो उसे अचेत हालत में कमरे में देखा तो महेंद्र की पत्नी राधा कंवर को फोन करके बुलाया। राधा कंवर घर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस महेंद्र को लेकर MBS अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। राधा कंवर के अनुसार महेंद्र पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। जानकारी मिलने पर महेंद्र के रिश्तेदार, चाचा ताऊ के लड़के भी मौके पर पहुंच गए। आज सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उद्योगनगर थाना पुलिस के अनुसार लड़के के घर वाले पत्नी पर शक जता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर बीमारी की वजह से ही मौत लग रही है। मामले में पुलिस की जांच चल रही है। महेंद्र के चचेरे भाई तंवर सिंह ने बताया कि महेंद्र के नाम गांव में 30 बीघा जमीन है। महेंद्र की शादी करीब 10-12 साल पहले हुई थी। 1-2 साल तो राधा कंवर पति के साथ रही, इसके बाद वह पति को छोड़कर चली गई थी। 9 साल बाद वह वापस आई और कोटड़ी में महेंद्र का खुद का मकान था, लेकिन उसके बाद भी वह पति, सास और बेटी को लेकर उद्योगनगर इलाके में किराए के मकान में रहने लगी। महेंद्र को नींद की गोलियां दी जाती थी, उसे खाना नहीं दिया जाता था। स्थिति यह थी कि उसे डाबों पर बर्तन साफ करके रुपये मिलते थे, उससे वह खाना खाता था। घर वालों को शक है कि महेंद्र की मौत के पीछे पत्नी का ही हाथ है। महेंद्र की पत्नी राधा कंवर ने बोला कि पति पिछले दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें सरकारी और निजी अस्पताल में भी दिखाया था। बीमारी के चलते ही उनकी मौत हुई है, लेकिन उनके घर वाले गांव की जमीन हड़पने के चक्कर में मुझ पर आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने शनिवार शाम को घर आकर मेरे साथ मारपीट भी की थी। पहले भी मेरे साथ मारपीट हुई थी, जिसके मामले में मैंने शिकायत करवा रखी है। सब आरोप झूठे हैं और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए लगाए जा रहे हैं। अलवर के नारायणपुर कस्बे में उचित मूल्य की दुकान पर गरीब रेखा से नीचे जीवन जीने वाले सरकारी दंपत्ति सरकारी राशन को गेहूं लेने आए तो डीलर सहित 4-5 जनों ने बेल्ट से उसे पीट दिया। महिला को नारायणपुर से अलवर रेफर किया है। मारपीट का कारण इतना सा है कि रास का लड्डू डालते समय थोड़ा अनाज नीचे बिखर गया था, जो मिट्टी में होने के कारण राशन लेने आए पूरण और उसकी पत्नी ने मना कर दिया। कहा कि दूसरा अनाज दो, मिट्टा नहीं चाहिए। इस बात पर झगड़ा हो गया। कुछ देर में राशन डीलर फूलचंद ने 4 अन्य युवकों को बुलाकर दोनों के साथ मारपीट की। बेल्ट से इतना पीटा कि महिला को नारायणपुर से अलवर रेफर करना पड़ा है। आज सुबह काफी संख्या में लोग थाने पर पहुंच गए। उनकी मांग है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। नारायणपुर निवासी घनश्याम ने बताया कि पूरण और उसकी पत्नी गेहूं लेने राशन डीलर के यहां गए थे। थोड़ा सा गेहूं बिखरने की बात पर झगड़ा कर लिया। इसके बाद डीलर ने पूरण और उसकी पत्नी के साथ बेल्ट से मारपीट की, जिनके शरीर पर बेल्ट के निशान पड़े हुए हैं। दोनों अस्पताल में भर्ती है। फूलचंद सैनी, संदीप और भरत सहित 4 जनों के खिलाफ शनिवार देर शाम को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। यह घटना शनिवार दोपहर के बाद करीब 3:30 बजे के आसपास की थी। नारायणपुर के भगतपुरा निवासी पूरण, रमेश कुम्हार और रेशमा, जो कि उनकी पत्नी है, उनका उपचार CHC नारायणपुर में चिकित्सक विक्रम गुर्जर द्वारा किया गया है। हेड कांस्टेबल जीत राम ने उपचार के दौरान मौके पर घायलों के बयान दर्ज किए हैं। घायल पूरण के आंख पर सूजन, पीठ पर बेल्ट के चोट के निशान है। डॉक्टर विक्रम गुर्जर ने बताया कि घायल रेशमा की स्थिति गंभीर होने पर उनको अलवर रेफर किया है। वहीं पीड़ित के बड़े भाई घनश्याम प्रजापत ने राशन डीलर फूलचंद सैनी के खिलाफ नारायणपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अब आरोपियों के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाने आए हैं। वहीं राशन डीलर फूलचंद सैनी का कहना है कि मेरे साथ गाली गलौज कर मारपीट की, मेरी सोने की चैन भी छीन ले गई। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आज सुबह और शनिवार शाम को अस्पताल में मुकेश गोठवाल, समाजसेवी राजू प्रजापत, लाला राम प्रजापत, दिनेश, राकेश, रामकंवर, रमाकांत, रतनलाल, महिला गुड्डी देवी, रेखा देवी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लिफ्ट देने के बाद एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला कपासन की ओर जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने रुपये बचाने की बात कहकर गाड़ी में लिफ्ट दी और रास्ते में जूस में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि चंदेरिया क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति केशुराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि केशुराम की भोलेराम नाम से गैस एजेंसी है। महिला का गैस चूल्हा से संबंधित काम होता है, इसलिए थोड़ी सी जान पहचान है। महिला का कहना है कि वह कपासन की ओर जा रही थी। उसी दौरान केशुराम अपनी गाड़ी लेकर आया। थोड़ी जान पहचान होने के कारण महिला ने भी बता दिया कि वह कपासन की ओर जा रही थी। आरोपी केशुराम ने उसे लिफ्ट देने की बात कही और कहा कि वह भी कपासन ही जा रहा है, तेरे पास पैसे भी बच जाएंगे। इस पर महिला गाड़ी में बैठ गई। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी ने नरपत की खेड़ी पुलिया के पास जाकर गाड़ी रोक दी और पीड़िता के लिए जूस लेकर आया। पीड़िता ने भी आरोपी पर यकीन करते हुए जूस पी लिया। जूस में नशीली दवा मिलाई हुई थी, जिससे वह आधी बेहोशी की हालत में चली गई। महिला ने कहा कि उसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और यह बात किसी को नहीं बताने को दबाव डाला। पीड़िता ने तुरंत इसकी जानकारी थाना कोतवाली में दी। थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है।
इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।